नमस्कार, जय हिंद। बिहार दरोगा के लिए जो साइंस का हम सीरीज उपलब्ध करा रहे थे, उसी क्रम में आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 13, जी हाँ, इससे पहले 12 आपको दे चुका हूं। प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, बिहार दरोगा साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जा करके देखिएगा। साइंस टेस्ट सीरीज करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसमें 12 वीडियो आपको ऑलरेडी पहले से कराया जा चुका है, 12 वीडियो आपको मिल चुका है। आज जो है वो 13वां वीडियो है। क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में करा रहे हैं, है ना, ताकि एग्जाम में आपका कंफ्यूजन ना हो। और जो प्रश्न हो रहे हैं वो लगभग मैक्सिमम सवाल मैं एनसीईआरटी से उठा रहा हूं। आप जानते ही हैं कि बिहार दरोगा में एनसीईआरटी से प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। इंसुलिन के अतिस्राव से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम जाती है, इससे खाली स्थान नामक रोग हो जाता है। कह रहा है इंसुलिन के अतिश्रवण से, अतिश्रवण और एक होता है अल्पश्रवण, ये दोनों समझना है। अतिश्रवण कहे, अतिश्रवण से ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, कम जाती है, और कम जाएगी तो भैया क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। ध्यान दीजिएगा, अतिश्रवण जब होगा तो ग्लूकोज की मात्रा कम जाएगी। इंसुलिन जब स्रावित ज्यादा होने लगेगा तो ग्लूकोज कम जाएगा, और ग्लूकोज कम जाएगा तो हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया। याद रखिएगा, ग्लूकोज कमने से होता है हाइपोग्लाइसीमिया। ग्लूकोज कमना कब कमेगा, जब इंसुलिन ज्यादा मात्रा में रिलीज होना शुरू हो जाएगा, इंसुलिन खूब बनना शुरू हो जाएगा, तो ग्लूकोज की मात्रा आपके शरीर में कम जाएगी। सारा इंसुलिन जो है वह आपके रक्त में पहुंचना शुरू, ग्लूकोज कम जाएगी। ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक इसके अपोजिट क्या होता है कि इंसुलिन के अल्प स्रवण से, मतलब कम, इंसुलिन कम जब निकलना शुरू होता है, इंसुलिन के कम स्रवण से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, इंसुलिन कम बनेगा। आपने देखा होगा जिसको डायबिटीज होता है तो इंसुलिन कम बनता है। इंसुलिन कम बनता है, होता क्या है, ग्लूकोज की मात्रा उसके उस शरीर में बढ़ जाती है। ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाती है तो हो जाता है मधुमेह, डायबिटीज। क्लियर है? दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। यहां कंफ्यूजन क्या होता है, इंसुलिन के अतिश्रवण मतलब बहुत ज्यादा इंसुलिन रिलीज हो रहा है तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा। इंसुलिन ज्यादा रिलीज होगा तो भैया आपका ग्लूकोज कम बनेगा। ध्यान रखिएगा, इंसुलिन बढ़ेगा ग्लूकोज कमेगा, इंसुलिन कमेगा ग्लूकोज बढ़ेगा। अगर ग्लूकोज बढ़ जाता है तो मधुमेह, ग्लूकोज अगर कम जाता है तो हाइपोग्लाइसीमिया। क्लियर है? क्लियर है। अब आइए, इंसुलिन है ना, यह रिलीज किससे होता है, इंसुलिन हार्मोन यह रिलीज किससे होता है, तो यह होता है अग्नाशय, पैंक्रियाज से। जी हाँ, ये किससे होता है, तो ये अग्नाशय ग्रंथि है, अग्न्याशय है ना, याद रखिएगा, इसको पैंक्रियाज भी कहते हैं। यह अग्न्याशय से निकलने वाला हार्मोन है। अग्नाशय जो है यह मिश्रित ग्रंथि है। यह कैसी ग्रंथि है, अग्नाशय जो है यह मिश्रित ग्रंथि है। पूछता है कि भैया इनमें से कौन मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है, तो बताएंगे अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। ठीक है, अग्नाशय को लैंगरहैंस की द्वीपिका भी कहा जाता है। ये प्रश्न पूछता है कि किसे लैंगरहैंस की द्वीपिका कहा जाता है, लैंगरहैंस द्वीपिका है ना, लैंगरहैंस द्वीपिका, लैंगरहैंस द्वीपिका कहा जाता है। अग्नाशय का आकार अगर कभी पूछे तो बताएंगे ये सी आकार का होता है। अग्नाशय जो होता है ये सी आकार का होता है। इतनी बातें आपको कम से कम ध्यान में रखना है ना। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है, इसका आकार सी आकार का होता है, ठीक ना, तो इतनी बातें ध्यान, इसको लैंगरहैंस की द्वीपिका कहते हैं, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज और, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय जो है यह सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी है ना, मतलब मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय।
पहली कौन है? तो पहली आप जानते हैं यकृत है, सबसे बड़ी ग्रंथि पहली जो है बड़ी वो यकृत है, दूसरी जो है वह अग्नाशय यानी पैंक्रियाज। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलिए आगे चलिए, सवाल संख्या 2 ध्यान दीजिएगा। अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद के रूप में बनता है। देखिए इस प्रश्न को अगर हम पहले कराए हैं तो उसमें हमने कुछ आंसर बताया है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा आंसर बदलूंगा और डिटेल में भी बताऊंगा। अनॉक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन जब ऑक्सीजन की आपूर्ति ना हो, मतलब ऑक्सीजन के अभाव में जो श्वसन होता है उसको अनॉक्सी श्वसन कहते हैं, और जो ऑक्सीजन के मौजूदगी में होता है उसको ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ठीक है ना। तो अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया का जो अंतिम उत्पाद होता है वैसे तो पायरुविक अम्ल होता है। सामान्यतः आपको मिल जाएगा कि अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल है, लेकिन अगर ऑप्शन में लैक्टिक अम्ल भी है तो ध्यान दीजिएगा पायरुविक अम्ल भी ऑक्सीजन के अभाव में टूटता है, और पायरुविक अम्ल जब टूटता है तो लैक्टिक अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है? लैक्टिक अम्ल। तो अंतिम उत्पाद अगर कहेंगे तो मानव में, अगर जीव जंतुओं में बात करोगे तो जंतुओं में मुख्य रूप से क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। क्लियर है, लैक्टिक अम्ल हो जाता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप किसी दिन ज्यादा मेहनत कर लीजिए, ज्यादा कसरत कर लीजिए, आज ज्यादा दौड़ लीजिए, तो आपके नसों में हल्का दर्द सा होगा, है ना, दर्द सा होगा, मतलब लगेगा कि ऐंठन टाइप का हो रहा है, दर्द होगा। ऐसा किस लिए होता है? ऐसा होता है नसों में लैक्टिक अम्ल, शरीर में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाने से। होता क्या है कि जब आप मेहनत करते हो, कसरत करते हो, तो जितना ऑक्सीजन आपको चाहिए उतना ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है, उतना ऑक्सीजन रक्त में मिल नहीं पाता है। भाई आप जल्दी अब जब मेहनत करते हैं तो जल्दी सांस लेते हैं, जल्दी लेते हैं कि नहीं? छोटी सांस लेते हैं, लंबी सांस नहीं, कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा नहीं जा पाता है, छोटी सांस लेते हैं। ऐसे में क्या होता है? ऑक्सीजन कम जाता है। अब ऑक्सीजन कमने के उपरांत क्या होगा कि जब ऑक्सीजन अंतिम उत्पाद बन जाएगा क्या? लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल बन जाएगा तो लैक्टिक अम्ल वही आपका दर्द कराएगा। अब उसको जब आप गर्म पानी से सेकते हैं तो लैक्टिक अम्ल वही फिर टूट जाता है, फिर वो आपको आराम मिल जाता है। तो यहां भी आपका क्लियर हो गया होगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। क्लियर है। आइए चलिए, ये भी प्रश्न बहुत ही इजी है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया गया है, और ये प्रश्न हूबहू आपको एग्जाम में छप जाएगा। नोट करिए, इसमें किसके थोड़े से क्रिस्टल, इनमें से किसके थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा भी जो है वह कैसी हो जाती है? तो वह रंगीन हो जाती है। वह कैसी हो जाती है? रंगीन हो जाती है। तो वह होता है पोटेशियम परमैंगनेट से। पोटेशियम परमैंगनेट का अगर थोड़ा सा मात्रा भी मिलाएंगे तो यह क्या हो जाएगा? यह बहुत ज्यादा जो जल है वह हो जाएगा रंगीन। ठीक ना? तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, आपके मन में आया होगा ना कि कोई ऐसा है क्या जिसमें भैया अनॉक्सी श्वसन होता है ना? तो आपने नाम सुना होगा, ईस्ट का नाम आपने सुना होगा, ईस्ट का नाम आपने सुना होगा। इसमें अनॉक्सी श्वसन होता है, इसमें अनॉक्सी श्वसन होता है, और यह प्रक्रिया ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। ध्यान रखिएगा, यह प्रक्रिया कहलाता है, जो अनॉक्सी श्वसन होता है यह ग्लाइकोलिसिस कहलाता है ना? यह होता कहां में है ये भी जरा जान लीजिए। यह होता कहां में है? तो यह जो है यह आपका कोशिका द्रव में होगा। कहां में होगा? कोशिका द्रव्य में होगा। तो इतनी बातें कम से कम इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ये मैं करा ही चुका हूं, याद आ गया तो मैं पीछे आ गया। पोटेशियम परमैंगनेट है ना? आगे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। टिंचर आयोडीन बहुत अच्छा प्रश्न है। एग्जाम में यह सवाल बहुत बार पूछ दिया गया है भाई कि टिंचर आयोडीन क्या है। देखिए 4 ऑप्शन है, आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, आयोडीन और नेफ्थलीन का विलयन, आयोडीन और कैल्शियम का विलयन, आयोडीन और कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन। तो टिंचर आयोडीन जो होता है ना,
यह होता है आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, यानी कि इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। टिंचर आयोडीन, आयोडीन और एल्कोहल का विलयन होता है। अच्छा, टिंचर आयोडीन का अगर पूछ दे कभी उपयोग, तो इसका उपयोग एंटीसेप्टिक रूप में होता है, छोटे मोटे घाव को सही करने में होता है ना, और जल को भी तत्कालीन मतलब आपातकालीन स्थिति में जल को साफ करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये क्लियर हो गया? चलिए, टिंचर आयोडीन भी आप जान गए। आओ भाई, ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ये केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, ये सीधा प्रश्न है भैया, और यहां से प्रश्न बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आइए, IUPAC का पूर्ण रूप कौन सा है इनमें से? IUPAC, चार ऑप्शन है, देखिए। इंटरनेशनल यूनिफाई ऑफ परफेक्ट एंड अप्लाई केमिस्ट्री। आपको मैं ये बता दूं, ये जो IUPAC है ये तत्वों को मान्यता प्रदान करती है, तत्वों को मान्यता प्रदान करती है, जो भी तत्व मिलते हैं उनको ये मान्यता प्रदान करती है IUPAC। IUPAC इसका जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखिए, केमिस्ट्री सभी में है, केमिस्ट्री सभी में है, लेकिन इंटरनेशनल होगा, चूंकि ये तत्वों को मान्यता प्रदान कर रहा है, तो भैया ये किसी खास एक देश के लिए तो नहीं होगा, तो ये दोनों तो आप काट सकते हो। इंटरनेशनल यूनिफाई ऑफ परफेक्ट नहीं होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछे। चलिए आइए, जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को आपको पृथक करना है। जल में घुला हुआ है सोडियम क्लोराइड, इसको आप कैसे पृथक करिएगा? जल में घुल गया सोडियम क्लोराइड, तो कैसे पृथक करिएगा? तो इसको आप आसवन विधि से भी कर सकते हो, ठीक ना, और वाष्पीकरण से भी कर सकते हो, दोनों से कर सकते हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? राइट आंसर हो जाएगा आसवन और वाष्पीकरण दोनों से। अच्छा, क्रिस्टलीकरण से क्या होता है? तो क्रिस्टलीकरण से होता है, पूछता है एग्जाम में, फिटकिरी के अशुद्ध नमूने से शुद्ध फिटकिरी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो फिटकिरी के अशुद्ध नमूने से आप शुद्ध फिटकिरी निकालेंगे क्रिस्टलाइजेशन से या क्रिस्टलीकरण से। इस पर आधारित एक सवाल बनता है, तो यहां ध्यान में रखना है। आइए, अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस रिलीज उत्सर्जित करता है? अल्कोहल सोडियम से रिएक्शन करके यह क्या बनाता है? तो यह बनाता है हाइड्रोजन। क्या बनाएगा? यह बनाएगा हाइड्रोजन। अल्कोहल और सोडियम मिलके हाइड्रोजन बना देगा, रिलीज करके, अभिक्रिया करके। चलें, आ जाइए, आवर्त सारणी का त्रिक सिद्धांत। आवर्त सारणी से एक सवाल आपका बनना ही बनना है। आवर्त सारणी से आपका एक प्रश्न बनना ही बनना है। आवर्त सारणी में 2-3 नाम जो है वो याद कर लीजिएगा। त्रिक सिद्धांत जो है यह किसने दिया था? तो त्रिक सिद्धांत दिया था डोबेराइनर ने ही त्रिक सिद्धांत दिया था। और एक पूछता है अष्टक सिद्धांत, ध्यान रखिएगा, त्रिक सिद्धांत तो डोबेराइनर ने दिया था, लेकिन एक पूछता है अष्टक सिद्धांत। अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? तो अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड्स ने दिया था। अच्छा, ये आधारित किस पर था? त्रिक सिद्धांत और अष्टक सिद्धांत। तो यह परमाणु संख्या है ना, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। आवर्त सारणी का त्रिक सिद्धांत बता दिया, डोबेराइनर ने दिया था। और अष्टक सिद्धांत जो है यह किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था, ठीक ना, न्यूलैंड्स। तो ये दोनों पूछता है, अष्टक सिद्धांत और त्रिक सिद्धांत। त्रिक सिद्धांत डोबेराइनर, अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड्स। लेकिन पूछता है कि आवर्त सारणी का जनक पूछे तो बताएंगे मेंडलीव। जी हाँ, जनक पूछे तो बताएंगे मेंडलीव आवर्त सारणी का। और आधुनिक आवर्त सारणी पूछे तो बताएंगे मोजले। चारों नाम याद रखिएगा, मोजले, मेंडलीव, त्रिक सिद्धांत डोबेराइनर और अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड्स। क्लियर है? अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड्स का कहना था कि परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अगर हम तत्वों के
आरोही क्रम में जो परमाणु द्रव्यमान है उसको आरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ते बढ़ते क्रम में अगर हम रखते हैं तब पहला और आठवां का जो गुण है वह मिलता जुलता दिखाई देता है। पहला और आठवां का, यही अष्टक सिद्धांत कहलाता था, है ना। इसने दिया था जो संगीत के 7 धुन है, सारे गामा, है ना, सारे गामा पा नी, तो वही कह रहा है कि सारे गा मा पा धा नी सा, और फिर से शुरू हो जाता है 8वें से, पहला और आठवां मिलता जुलता रहता है। तो ये है। अच्छा, विटेकर नाम आया है, विटेकर का क्या काम था, विटेकर के बारे में कुछ पता है? तो यह वर्गीकरण किया था, वर्गीकरण किया था, यह 5 जगत का वर्गीकरण करने वाला ये था विटेकर। ये नाम इनका ध्यान रखिएगा, वो हम आपको आगे बताएंगे। चलिए, पेशियों में क्रैम्प का कारण हो सकता है, अभी मैं बता दिया क्रैम्प का कारण क्या होगा, लैक्टिक अम्ल होगा, अनॉक्सिक श्वसन के कारण ऐसा होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। देखिए इसको इजी कर लिए। यह यंत्र जो है यह क्या बताता है, रक्त दाब मापने का काम करता है, ब्लड प्रेशर, रक्त दाब मतलब ब्लड प्रेशर। अच्छा, ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है, देखते हैं ना, आप डॉक्टर आएगा, हाथ में लगा, अच्छा कुछ लोगों को मैं देखा हूं कि मैं गया ब्लड प्रेशर माप कराने, तो मतलब उनको पता ही नहीं है कि कैसे और किस हाथ में लगाया जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर, है ना। वो ऐसे लगा करके पुचू 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 किए और बता दिए। हमने कहा अरे क्या डॉक्टर बनेंगे आप, झोला छाप ही मतलब डिग्री पिग्री किसी तरह से लिए रहे होंगे। देखिए ब्लड प्रेशर मापने का सिस्टम है कि जो चेस्ट है ना इसके बराबर में लगाइए, जहां हृदय पंप होता है ना, जो हृदय बना है जहां पंप होता है उसके बराबर में आप लगाएं और बाएं साइड में लगाएं, तब बढ़िया मेजरमेंट आएगा, तब बढ़िया माप होगा। वैसे कहीं भी लगा देंगे थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ आ सकता है। तो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है ये ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र। स्टेथोस्कोप तो आप लोगों को देखा ही होगा, डॉक्टर कान में ऐसे लगाए रहेगा आला, वही होता है स्टेथोस्कोप, क्लियर ना। पायरोमीटर जो है यह उच्च ताप मापने का काम आता है, जैसे सूर्य का ताप अगर मापना है तो पायरोमीटर से आप मापेंगे। वेंचुरोमीटर जो है ये कहता है कि किसी पाइपलाइन में द्रव या गैस का जो प्रवाह की दर है वो मापने का काम आता है वेंचुरोमीटर। तो ये चारों आपको पॉइंट याद रखना है, क्लियर है ना, क्लियर है। आइए, हाइड्रा में जनन कैसे होता है। देखिए जनन से एक वीडियो में उपलब्ध करा चुका हूं जनन पर, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, एनसीईआरटी का है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और यहां से एक सवाल आपको बनना ही बनना है ना। तो हाइड्रा में जो जनन होता है वो होता है मुकुलन, हाइड्रा में जो जनन होता है वह होता है मुकुलन, क्लियर ना। हाइड्रा में जनन कैसे होता है, मुकुलन होता है। एक पूछता है भैया कि बहुखंडन के द्वारा, तो ध्यान रखिए बहुखंडन के द्वारा जो होता है वह होता है मलेरिया परजीवी, यानी कि मलेरिया परजीवी में अगर पूछे कि जनन कैसे होगा तो क्या बताएंगे, मलेरिया परजीवी में होगा बहुखंडन। या आपसे पूछ दे प्लाज्मोडियम में जनन कैसे होगा, प्लाज्मोडियम में जनन कैसे होगा भैया, तो प्लाज्मोडियम में भी आप बताएंगे कि ये भी बहुखंडन के द्वारा ही होगा। प्लाज्मोडियम में देखिए, प्लाज्मोडियम में क्यों होगा, मलेरिया परजीवी जान ही रहे हैं, तो प्लाज्मोडियम में भी आप जान ही गए कि यहां भी बहुखंडन से ही होगा, ठीक ना। तो ये बहुखंडन। हाइड्रा में मुकुलन। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया ये भी पूछता है, प्लेनेरिया में जनन कैसे होता है, प्लेनेरिया में जनन कैसे होता है, तो पुनर्जनन या पुनरुद्भवन, है ना, रीजनरेशन के द्वारा इसमें जनन होता है। और बहुखंडन यानी कि मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन मलेरिया परजीवी में, और बडिंग यानी मुकुलन हाइड्रा में। क्लियर, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे आइए, तो सवाल संख्या 12, इनमें से कौन सा रोग लैंगिक क्रिया, लैंगिक क्रिया से नहीं फैलता है, लैंगिक क्रिया से नहीं फैलता है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, जो लैंगिक क्रिया से नहीं फैलता है पूछ रहा है। लैंगिक क्रिया मतलब समझ ही रहे होंगे, जो शारीरिक संबंध बनाते हैं उसको ही लैंगिक क्रिया कहते हैं ना। तो लैंगिक क्रिया से नहीं फैलता है, अच्छा नहीं फैलता है ध्यान देते हैं। एड्स, एड्स तो आप जानते ही हैं कि असुरक्षित अगर आप यौन संबंध करते हैं किसी के साथ, अच्छा जिस मान के चलिए कोई पुरुष है या कोई महिला है, किसी के साथ संबंध बनाया, शारीरिक संबंध बनाया, अब दोनों में से किसी को
पहले से HIV ग्रसित हो तो उससे अगला में चला जाएगा। जैसे मेल को हो अगर तो वो फीमेल को भी कर देगा पॉजिटिव, फीमेल को हो तो वो मेल को कर देगा। तो यानी असुरक्षित यौन संबंध अगर आप करते हैं बिना प्रोटेक्शन के, विदाउट प्रोटेक्शन के, तो आपको ऐसा हो सकता है। तो ये तो है, हमें क्या पूछ रहा है कि नहीं फैलता है, तो ए तो होगा नहीं, एड्स तो होता है। अच्छा, गोनोरिया, गोनोरिया भी लैंगिक क्रिया से फैल जाता है। गोनोरिया भी, यह अगर आप यौन संबंध करते हैं असुरक्षित तो यहां भी फैलने का खतरा है, तो गोनोरिया भी नहीं होगा, गोनोरिया भी नहीं होगा। सिफिलिस, सिफिलिस ऐसी बीमारी है, यह भी असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। ये सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया और एड्स, तीनों भाई साहब, तीनों असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। यहां तक कि सिफिलिस तो और भी खतरनाक है, और भी मतलब ये इजीली फैल जाता है ना, ये इजीली फैल जाता है। ये मुख के द्वारा भी फैल जाता है, और जो आप क्या कहते हैं उसको, शारीरिक संबंध जब बनाते हैं तो इसमें जो भी प्रोसेस होता है उसके द्वारा तो फैलता ही है ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो तीनों फैलता है। हमें नहीं फैलता है भैया, तो नहीं फैलता है तो होगा इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे जो हैं यह लैंगिक क्रिया से फैल रहे हैं, एड्स भी, गोनोरिया भी, सिफिलिस भी। ध्यान रखिएगा। ऐसे आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा लैंगिक उससे फैलता है, लैंगिक क्रिया से फैलता है। ऐसे अगर दे दे इनमें से कौन सा लैंगिक क्रिया से फैलता है तो क्या बताएंगे? अगर पूछ दे कि लैंगिक क्रिया से कौन फैलता है भैया, तो क्या बताने वाले हैं? जैसे अब देखिए, अब अगर पूछ दे कि लैंगिक क्रिया से फैलता है तो क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे भैया ये सभी फैलता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए आइए 13 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा मतलब फीमेल, नर मतलब मेल। अच्छा देखिए, अंडाशय, ये मादा में तो होता ही है। अंडाशय कहाँ होता है? अंडाशय ये मादा जनन का भाग है, महिलाओं में ही होता है, तो जानते हैं। गर्भाशय, गर्भाशय जहां गर्भ का आशय, आशय मतलब रहने का स्थान, तो ये भी मादा में होगा ही। शुक्रवाहिका, जो स्पर्म आपके मेल में जो स्पर्म बाहर आता है, शुक्रवाहिका मतलब कि वाहिका मतलब वहन करने वाला, ढोने वाला, तो जो स्पर्म को ढोता है वो होता है पुरुष में, महिला में नहीं होता है। तो ये हो जाएगा, ये मेल जनन तंत्र यानी मादा जनन तंत्र का भाग है। डिंब वाहिनी भी मादा में होता है, ये भी मादा में होता है। तो ध्यान रखिएगा, शुक्र वाहिका जो होता है यह पुरुष में होता है, ना कि महिला में। क्लियर ना? पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, पूछता है। अपमार्जक की भूमिका निभाने वाले जीवाणु, अपमार्जक की भूमिका निभाने वाले जीवाणु स्यूडोमोनास, अपमार्जक की भूमिका निभाने वाले जीवाणु स्यूडोमोनास है, ध्यान रखिएगा। एजेटोबैक्टर के बारे में जानते हैं, एजेटोबैक्टर क्या है बता दीजिए। तो यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी करता है। चलिए आइए, केला किस कुल का पादप है? केला, केला खाते हैं ना, केला में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और तुरंत एनर्जी मिलती है। जैसे एथलीट जो होता है, दौड़ने उड़ने के बाद या पहले तुरंत केला खाएगा, तुरंत एनर्जी केला में मिलता है। केला जो है यह म्यूजेसी कुल का पौधा है या पादप है। केला किसका है? म्यूजेसी कुल का पौधा है। लिलिएसी में कौन कौन आता है? लहसुन प्याज आता है लिलिएसी में, ठीक ना। पालमी में आता है तार खजूर, आता है पालमी में। ग्रेमिनी में आता है गेहूं, चावल, मक्का, ये सब आता है ग्रेमिनी कुल में। तो नोट कर लीजिएगा, यहां से एक सवाल बनता है, कभी कभी पूछता है भैया कौन सा किस कुल का पादप है। आइए, प्रोटोजोआ गमन करते हैं, गमन मतलब चलते हैं। प्रोटोजोआ गमन कैसे करता है जानते हैं? कुटपाद के माध्यम से, अपने पैरों से, स्टमक से, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटोजोआ जो होता है ना, उसका पैर और नहीं होता है, छदम पांव होता है, स्यूडोपोडिया जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया, छदम पांव, है ना। तो उसी को कूटपाद, छदम मतलब छल या झूठा या फॉल्स, है ना। तो कूटपाद उसी को कहते हैं, पांव मतलब पाद, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, 16 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, इनमें से किसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी जो है यह किसको कहते हैं? तो यह वायरस को कहते हैं। किसको कहते हैं? वायरस को कहते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। ठीक, तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। अब बताइए, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? कमेंट करेंगे।
बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक जानते हैं। वायरस की खोज किसने की थी? इवॉन वेस्की ने की थी। अब प्रोटोजोआ की खोज किसने की थी? प्रोटोजोआ कमेंट कर सकते हो आप कि प्रोटोजोआ की खोज किसने की थी। क्या प्रोटोजोआ की खोज भी जीवाणु के खोजकर्ता यानी कि ल्यूवेनहॉक ने ही किया था? कमेंट करिए। गैस से सीधा ठोस में बदलना यह विधि कहलाता है। गैस से सीधा ठोस में, अगर ठोस से गैस में बदले तो सब्लिमेशन, ठोस से गैस में बदले तो सब्लिमेशन। अब गैस से ठोस में बदल रहा है तो क्या हो जाएगा? डिपोजिशन या रिवर्स सब्लिमेशन, यानी कि निक्षेपण। गैस से सीधा ठोस में तो रिवर्स सब्लिमेशन। उदर्भपातन क्या होता है? उदर्भपातन होता है ठोस से गैस। कपूर को आपने देखा होगा, कपूर को जलाइए डायरेक्ट द्रव बने गैस बन जाएगा, ये होता है सब्लिमेशन, उदर्भपातन। उसके अपोजिट होता है निक्षेपण। क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण आप जानते हैं, शुद्ध फिटकरी से अशुद्ध फिटकरी, आपको मैं बता दिया हूं पहले ही। चलिए, क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की दर उतनी बढ़ेगी, वाष्पन की दर उतनी अधिक होगी, वाष्पन की दर उतनी अधिक होगी। चलिए, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? प्रोटॉन की संख्या, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? तो प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है, जिसको जेड से प्रदर्शित किया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब मिल जाए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब मिल जाए तो इसको परमाणु भार कहते हैं, जिसको ए से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और भी प्रश्न है क्या? देखिए 20 प्रश्न अब मैं इसलिए किया हूं क्योंकि दरोगा में जो है ना लगभग 20-25 के आसपास ही पूछता है, तो उतने ही प्रश्न साइंस के रखूंगा जितना एग्जाम में रहता है। बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए भी जल्द ही शुरू करने वाला हूं, जो एक ओवरऑल मतलब सबका देता था 50 क्वेश्चन वाला, जिसमें जीके, जीएस, करंट सब कुछ रहता था, वो भी शुरू करने वाला हूं। बाकी सब्जेक्ट वाइज आपको चीजें उपलब्ध करा ही रहा हूं, है ना। तो चलिए, मन लगा करके पढ़ते रहिए, ईमानदारी पूर्वक पढ़ते रहिए, और कमेंट कर दीजिए जरा लास्ट में कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ और क्लास करके मजा आया कि नहीं। इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। हमारी नजर हमेशा कमेंट बॉक्स पर रहती है, आपके कमेंट्स मैं देखता हूं। जो कमेंट मुझे लगता है इसका जवाब देना चाहिए, उसका जवाब मैं देता हूं। तो चलिए फिर मिलते हैं, चाहते हैं इजाजत, नमस्कार।